हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इज लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भाषा का अर्थ, इसके रूप, इसके कौशल और इसके प्रकारों से परिचित होंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाषा का अर्थ समझ लेते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उच्चारित की गई वाणी या बोलना। शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है कि जो भी हम बातचीत करते हैं या बातचीत करते समय अपने मुंह से बोलते हैं वह भाषा होती है। भाषा को परिभाषित करते हुए कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती है। इसके द्वारा ही मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक संप्रेषित कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को जान सकता है। आइए अब भाषा के व्यवहारिक रूप से परिचित होते हैं। भाषा के 3 व्यवहारिक रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और मूक भाषा। मौखिक भाषा जब व्यक्ति मौखिक ध्वनियों, बातचीत या भाषण के द्वारा अपने विचार, इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं आदि को व्यक्त करता है, तो वह मौखिक भाषा के द्वारा ही करता है। प्रत्येक भाषा में असंख्य शब्द होते हैं जिनके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग अपने विचारों और भावनाओं आदि को व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा के ये शब्द या प्रतीक उस भाषा के बोलने वाले लोगों द्वारा स्वीकृत होते हैं और साथ ही साथ इस भाषा को सुनकर ग्रहण भी किया जाता है। भाषा का दूसरा व्यवहारिक रूप है लिखित भाषा। जब भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है और इसे पढ़कर ग्रहण भी किया जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और उस लिपि में ही भाषा को लिखा जाता है। भाषा का तीसरा व्यवहारिक रूप है मूक भाषा। जब अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हाव भाव और संकेतों से की जाती है तो उसे मूक भाषा कहते हैं। इस भाषा का आधार मानसिक होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम टीवी में मूक और बधिरों के लिए समाचार देखते हैं, उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड में कोई साउंड के साथ समाचार बोलता रहता है और स्क्रीन पर एक एंकर अपने हाथों की उंगलियों से इशारे करती रहती है और बीच बीच में लिपसिंग भी करती रहती है। तो जो वह अपने हाथों से इशारे करती है, लिपसिंग करती है, वही सांकेतिक या मूक भाषा होती है। आइए अब भाषा के पक्ष से परिचित होते हैं। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष और ग्रहण पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष में 2 क्रियाएं होती हैं, बोलना और लिखना। अर्थात या तो हम बोलकर अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं या फिर लिखकर। इसी तरह ग्रहण पक्ष में भी 2 क्रियाएं होती हैं, ये हैं पढ़ना और सुनना। यहाँ पर हम किसी के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं या फिर पढ़कर ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब भाषा के कौशलों से परिचित होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। भाषा के ये कौशल भाषा के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होते हैं और किसी भी भाषा के प्रयोग की कुशलता उनसे संबंधित कौशलों के विकास पर ही निर्भर करती है। यानी कोई व्यक्ति किसी भाषा के प्रयोग में कितना कुशल होगा, यह उस भाषा से संबंधित कौशलों के विकास पर ही निर्भर करेगा। आइए भाषा के 4 कौशलों के अर्थ को समझ लेते हैं। भाषा का पहला कौशल है श्रवण कौशल। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, अर्थात भाषा को सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। भाषा का दूसरा कौशल है वाचन कौशल। वाचन का अर्थ होता है बोलना। समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के माध्यम से जब मनुष्य अपने हृदय के भावों को बोलकर अभिव्यक्त करता है तब वह वाचन कौशल कहलाता है। यहाँ समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों से तात्पर्य है किसी समाज में प्रचलित भाषा की ध्वनियाँ, जैसे हिंदी भाषा की स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं। भाषा का तीसरा कौशल है पठन कौशल। किसी लिखित विषय वस्तु को पढ़ने की क्रिया पठन कौशल कहलाती है। उदाहरण के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र पढ़ना आदि। अर्थात किसी भी लिखे हुए कंटेंट को पढ़ लेना और साथ ही उसका अर्थ भी समझ लेना पठन कौशल कहलाता है। भाषा का चौथा कौशल है लेखन कौशल।
लेखन का अर्थ होता है लिखना। शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भावों और विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिपिबद्ध करने को लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात जब भावों और विचारों की अभिव्यक्ति लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन कौशल कहते हैं। भाषा के इन चारों कौशलों का विकास हो जाने के बाद ही कोई व्यक्ति किसी भाषा के प्रयोग में निपुण हो पाता है। भाषा के कौशलों के विकास का यह क्रम भाषा के विकास के मनोवैज्ञानिक क्रम पर आधारित है। अर्थात जैसे भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे बच्चा एक छोटा परिवार में आता है, धीरे धीरे वो मातृभाषा को परिवार के लोगों से सुनता है और सुनकर उनके अर्थ को समझने लगता है। उसके बाद वह परिवार के लोगों का अनुकरण करके बोलना सीखता है। जब वह बोलना सीख जाता है तो वह लिपियों को या वर्णों को देखकर उनको पढ़ना सीखता है, उनकी पहचान करता है और उसके बाद जब वह वर्णों को पढ़ना सीख जाता है तब उसे लिखना सिखाया जाता है। तो यह भाषा सीखने का एक निश्चित क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही निश्चित क्रम भाषा कौशलों के विकास में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होता है। जब श्रवण कौशल का विकास हो जाता है तो साथ ही वाचन कौशल का विकास होता है। उसके बाद पठन कौशल और लेखन कौशल का विकास होता है। आइए अब भाषा के रूप या प्रकारों से परिचित होते हैं। भाषा के अनेक रूप होते हैं, यहाँ पे हम उनके बारे में जानेंगे। भाषा का सर्वप्रथम रूप है क्षेत्रीय भाषा या बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने घरों अथवा समूहों में करती है उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणवी बोली, यह भारत के एक क्षेत्र विशेष हरियाणा में ही प्रचलित है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की यह है कि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। भाषा का दूसरा रूप है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में तो साहित्य की रचना नहीं होती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां भी हो सकती हैं। अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि ब्रज भाषा तथा राजस्थानी जो भाषा है ये पहले बोलियां थी और इन बोलियों में जब साहित्य की रचना हुई और इनके क्षेत्र का विस्तार होता चला गया तो ये उपभाषाएं बन गई। भाषा का तीसरा रूप है परिनिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या क्षेत्रीय भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है और साहित्यकार भी उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, अर्थात उस भाषा में साहित्य की रचना करने लगते हैं, तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। हमारे देश की खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण का विकास होने पर आज यह आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी भाषा के रूप में हमारे सामने है। भाषा का अगला रूप है मातृभाषा। यह मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृ और भाषा, अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है मातृभाषा कहलाती है। इस भाषा से बालक का प्रथम परिचय होता है और यही भाषा बालक के सर्वांगीण विकास का आधार बनती है। भाषा का अगला रूप है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और भाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है या जो भाषा देश के अधिकांश निवासियों की संपर्क भाषा होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। कभी कभी किसी राष्ट्र द्वारा भी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाती है, जैसे जापान ने जापानी भाषा को और ब्रिटेन ने अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है। भाषा का अगला रूप है राजभाषा, अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों और राजकीय कार्यों में किया जाता है राजभाषा कहलाती है। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए या राजकीय कार्यों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम आज के टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला बिंदु है 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था।
इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, चाहे वहां पे वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो, सिर्फ यही पूछा गया हो कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आप 22 भाषाएं लिखेंगे। और अगर पूछा जाएगा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, या शुरू में कितनी भाषाएं थी, या पहले कितनी भाषाओं को रखा गया था 8वीं अनुसूची में, तो वहां पे आंसर होगा 14 भाषाएं ली गई थी। फिर है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यह 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित हुआ था। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी दबाइएगा, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और जल्दी ही मैं हिंदी भाषा और साहित्य के विकास से संबंधित वीडियोस की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो उसकी जानकारी आपको इससे मिलती रहेगी। धन्यवाद।